बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है उसके टाइप को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके टाइप मोनोसेक्राइड को देख लिया था और दो बाकी हैं, एक ओलिगोसेक्राइड और एक पॉलीसेक्राइड। इसको हम इस वीडियो में डिटेल में देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप क्या है? ओलिगोसेक्राइड। हमने मोनोसेक्राइड को देख लिया, अब ओलिगोसेक्राइड की बारी है। यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड को देख लेते हैं। ओलिगोसेक्राइड क्या है? कह रहे कि अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज हाइड्रोलाइज into 2 to 10 मोनोसेक्राइड मोलिकुल्स इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। करके ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या होती है हाइड्रोलाइज होने के बाद जो होती है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या होती है, दो से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड जो होते हैं ना, उस मोलिकुल्स में क्या होती है टूटते हैं। यानी इसमें मोनोसेक्राइड जो होते हैं ना, मोनोसेक्राइड के मोलिकुल्स होते हैं 2 या 10, 2 से लेकर के 10 तक क्या होती हैं प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। यानी कि ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर के 10 तक के जो मोनोसेक्राइड मोलिकुल्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद ये निकलते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड मोलिकुल्स क्या हो सकते हैं, हमें प्राप्त हो सकते हैं, जिसे ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड देखिए, ओलिगोसेक्राइड के टाइप कितने होते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट। अगर शुगर यूनिट के नंबर पर देखें तो होती है, एक तो पहला होती है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में अगर फॉर्मूला देखें तो C12H22 और O11 है। यहाँ पर डाइसेक्राइड में क्या कह रहा है कि डाइसेक्राइड फॉर्म्ड बाय 2 सिंपल शुगर, 2 सिंपल शुगर के द्वारा क्या होती है, ये डाइसेक्राइड फॉर्मेशन होती है। किसके? यूनिट ज्वाइंट बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 2 शुगर जो होती है एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जोड़ करके डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करती है। और जब फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग ज्वाइंट एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मोलिकुल्स H2O, जब ज्वाइंट करती है ना 2 सिंपल शुगर जो होती है एक दूसरे से मिलेंगी, जब 2 सिंपल शुगर एक दूसरे से मिलती है तो डाइसेक्राइड का तो फॉर्मेशन करती है। और किस बॉन्ड से जुड़ती है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ती है। और तब क्या होता है, डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन होता है, जैसे ही ये दोनों शुगर अटैच होते हैं तो उस समय क्या होती है, वाटर मोलिकुल्स जो होते हैं एक रिमूव होती है, रिलीज होती है, वाटर मोलिकुल्स एक निकलती है। जब डाइसेक्राइड होगा तो एक वाटर मोलिकुल रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल देखें तो लैक्टोज हो जाएगा, मल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। यहाँ पर लैक्टोज जो होती है ना, ग्लूकोज और ग्लूकोज के यूनिट दो मिल करके दो दो ग्लूकोज के यूनिट मिल सॉरी दो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के यूनिट मिल करके क्या होते हैं, लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पर माल्टोज को देखें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के यूनिट मिलकर के माल्टोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज में क्या होती है कि ग्लूकोज यूनिट है, फ्रक्टोज यूनिट है, इन दोनों मिलकर के क्या होते हैं सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी ये सारे डाइसेक्राइड है। अब क्या कह रहा है, अगला हमारा पॉइंट है ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड में क्या फॉर्मूला दे रहा है यहाँ पर, C18H32 और O16। यहाँ पर देखिए ट्राइसेक्राइड में क्या कह रहा है, ट्राइसेक्राइड फॉर्म्ड बाय द ज्वाइंट 3 शुगर यूनिट। इसमें क्या था, पहले वाले में डाइसेक्राइड में 2 शुगर यूनिट मिल रहे थे, ट्राइसेक्राइड में क्या है 3 से यहाँ पर 3 शुगर यूनिट मिल रहे हैं। किस बॉन्ड से ये तीनों शुगर ज्वाइंट हो रहे हैं एक दूसरे से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये तीनों अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर 3 है, उसमें डाइसेक्राइड में क्या था 2 था। दोनों के डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर डाइसेक्राइड में 2 है, इसमें यहाँ पर 3 है। और जब ये क्या होती है एक दूसरे से क्या होते हैं तीनों शुगर जुड़ते हैं तो उस समय क्या होती है ड्यूरिंग, मतलब जब बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से तो उस समय क्या होती है, वाटर मोलिकुल्स जो होता है लॉस ऑफ 2 वाटर मोलिकुल्स, 2 वाटर मोलिकुल्स का लॉस होता है इसमें। डाइसेक्राइड में क्या था, एक वाटर मोलिकुल्स उसमें निकल रहे थे, लेकिन इसमें क्या था 2 वाटर मोलिकुल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल तो एक तो मोल्टोज है जिसमें 3 ग्लूकोज मोलिकुल्स मिलकर के मोल्टोज का फॉर्मेशन करेंगे, और एक रेफिनोज है। यहाँ पर मेल्टोज डाइसेक्राइड में भी आता है, ट्राइसेक्राइड में आएगा। अगर 2 मोलिकुल्स मिलकर के मोल्टोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर डाइसेक्राइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 मोलिकुल मिल रहे हैं ना ग्लूकोज के, तो ये ट्राइसेक्राइड में आएगी। यहाँ पर रेफिनोज में क्या कह रहा है, एक तो ग्लूकोज होगी, एक फ्रक्टोज का यूनिट होगा, एक गैलेक्टोज का यूनिट। इसमें 3 यूनिट है, एक तो ग्लूकोज का यूनिट है और एक फ्रक्टोज का यूनिट है और एक गैलेक्टोज का यूनिट, ये तीनों मिलकर के रेफिनोज को बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए टेट्रासेक्राइड में क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है यहाँ पर, C24H42 और O21। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 शुगर यूनिट। इसमें क्या है 4 शुगर यूनिट एक दूसरे से अटैच होते हैं, किस बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी इसमें लगती है, विथ लॉस ऑफ 3 वाटर मोलिकुल्स। इसमें क्या है 3 वाटर मोलिकुल्स क्या होंगे, लॉस होंगे। डाइसेक्राइड में क्या हो रहा था,
1 वाटर मोलिकुल्स लॉस हो रहे थे। ट्राइसेकेराइड में क्या हो रहा था, 2 वाटर मोलिकुल्स लॉस हो रहे थे। टेट्रासेकेराइड में क्या हो रहा है, 3 वाटर मोलिकुल्स जो होते हैं लॉस हो रहे हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, एक कार्बोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, टेट्रासेकेराइड हो गया। आगे देखिए, तो फिर से अगर हम ओलिगोसेकेराइड को देखें तो बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओलिगोसेकेराइड को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर कितने डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड हो जाएगा और एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड हो जाएगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड में क्या कह रहा है, दे हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। जो रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड होते हैं ना, उसमें क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन के जो होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर कीटोन होते हैं ना, वो फ्री होते हैं। इसमें इस स्ट्रक्चर में ये फ्री होते हैं, ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि माल्टोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, सेल्लोबायोस हो जाएगा, जेंटीबायोस हो जाएगा, मेलीबायोस हो जाएगा। इसमें क्या होती है, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होते हैं। लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड होती है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड में क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होती है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, दिख नहीं रहा था यहाँ पर, एल्डिहाइड और कीटोन आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो सुक्रोज हो जाएगा और ट्रेहेलोज, ठीक है, ट्रेहेलोज और सुक्रोज हो जाएगा। ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या, ओलिगोसेकेराइड। आगे हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड। तीसरा हमारा जो क्लासिफाइड है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइडेड था ना, तो तीसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकॉन्स आर द चेन ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड जो होती है ना, मोनोसेकेराइड यूनिट का क्या होता है, चेन होता है। ग्लाइकॉन्स बोल सकते हैं या पॉलीसेकेराइड, ये क्या होती है, मोनोसेकेराइड के यूनिट का चेन होती है। ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी क्या होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ही क्या होती है, एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है, जुड़ी होती है। आगे कह रहा है कि दे हैव 2 मेन और चीफ फंक्शन। इसके पास क्या होती है कि 2 मतलब चीफ और मेन फंक्शन होती है। पॉलीसेकेराइड के पास क्या होती है, एक तो होती है प्लांट एंड एनिमल स्टोर ग्लूकोज एज अ फ्यूचर एनर्जी। प्लांट हो या एनिमल हो, क्या होती है कि फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखता है पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। जैसे कि ग्लूकोज जो होता है ना, स्टोर होती है हमारे जनरली लीवर में स्टोर हो जाती है। ग्लूकोज किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। और जब हम फास्टिंग होते हैं, जब हम भूखे रह जाते हैं, तो क्या होती है, वो ग्लाइकोजन होती है ना, वो टूटती है, फिर से टूट करके ग्लूकोज में बदलती है, और वो ग्लूकोज हमारे सेल को मिलती है। फिर से हमारा सेल नॉर्मल तरीके से अपना जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते रहता है। आगे कह रहा है दूसरा नंबर की, द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज प्रोवाइडेड बाय द ग्लाइकन्स। देखिए, जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है ना सेल का, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, ग्लाइकन्स के द्वारा। ग्लाइकन्स यहीं पॉलीसेकेराइड के द्वारा ही क्या होती है, जो सेल का मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड होती है। अब आगे फर्दर यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड होती है वो डिवाइडेड होती है टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। एक तो होती है होमोपॉलीसेकेराइड, पहला है होमोपॉलीसेकेराइड, और दूसरा हमारा क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इन दोनों में क्या अंतर है, होमो का और हेट्रो का अंतर है। यहाँ पर देखिए, होमो का मतलब क्या होती है, एक जैसा होना चाहिए। हेट्रो का मतलब डिफरेंट हो जाएगा। तो होमो में क्या कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक शुगर यूनिट। जो मोनोमेरिक शुगर यूनिट होते हैं ना, वो सिंगल टाइप होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं। इसमें जितने भी शुगर यूनिट होंगे ना, वो एक ही जैसे होंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन के बारे में अभी बताया हमने। स्टार्च जो होती है पोटैटो से मिलती है। यहाँ पर सेलुलोज जो प्लांट में ज़्यादातर मतलब मिलती है, तो यहाँ पर सेलुलोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ये कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ये जो होता है ना ग्लाइकोजन, ये क्या होती है, कंपोज होती है। ये कंपोज होती है किसका, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज का मतलब एक दूसरे से अटैच होकर के ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम भूखे रहते हैं, यही ग्लाइकोजन फिर से क्या होती है, ग्लूकोज में टूटती है और फिर हमें एनर्जी को देती है, और हमारा सेल जो होता है फिर से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। आगे देखिए, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या कह रहा है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में कह रहा है कि इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक शुगर यूनिट। कह रहा है कि इसमें मोनोमेरिक शुगर यूनिट जो होती है ना, 2 होंगे अलग अलग या 2 से ज़्यादा अलग अलग, मतलब डिफरेंट क्या होंगे, मोनो शुगर यूनिट जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स रिफर्ड एज अ हेट्रोग्लाइकॉन्स। और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो
वो क्या करते हैं, रेफर किसको करते हैं, हेटेरोग्लाइकन्स को रेफर करते हैं। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग, यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब मोर, टू और मोर, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं ना तरीके से, अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, शुगर यूनिट एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एक तो होता है हेपेरिन, डर्माटन सल्फेट, और एक होती है पेप्टिडोग्लाइकन, कॉन्ड्रियोटिन 4 सल्फेट। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड के। इसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शुगर यूनिट जो होते हैं ना एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारा, मतलब जितने भी टाइप थे कार्बोहाइड्रेट वो सारे खत्म हुए। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या फंक्शन है हमारे मतलब बॉडी में, कैसे कैसे वर्क करती है, किस लिए होती है, क्या क्या इससे काम है। तो फंक्शन को देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के। दे आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा, मोस्ट अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। ये क्या होती है, डाइटरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होती है, ये डाइटरी सोर्सेज मतलब डाइट के थ्रू ज़्यादातर क्या होती है हमें प्राप्त हो जाती है फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में 4 कैलोरी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो होती है ना एनर्जी किस क्या कैरी करती है, टू कैरी आउट मेनी प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, इसी एनर्जी के थ्रू क्या होती है, कैरी होता है, मतलब ख्याल रखा जाता है या हेल्प कर बोल सकते हैं, हेल्प करता है बॉडी फंक्शन में। सच एज ब्रीदिंग, जो सांस हम लेते छोड़ते हैं ना, लेते हैं छोड़ते हैं, तो ब्रीदिंग जो रिदम होती है उसमें ये हेल्प करता है। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट या लॉन्ग्स बोल सकते हैं या मसल्स बोल सकते हैं, कि जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, मतलब सिकुड़ना फैलना, तो जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, या लंग्स में होती है, या आप कह सकते हैं मसल्स में होती है, तो उसमें भी क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म में ये हेल्प करती है, काम करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेन टू द होमोस्टेटिस, होमोस्टेटिस को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। होमोस्टेटिस क्या होती है, जो हमारे बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली रिमेन कांस्टेंट होती है, मतलब कि ये बैलेंस करके रखता है। होमोस्टेटिस क्या होती है, हमारे बॉडी को बैलेंस, मतलब जो बाहरी वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होती है उसको ये क्या करती है, मतलब मेंटेन कर रखती है, उसी प्रोसेस को होमोस्टेटिस बोलते हैं। एंड इट इज़ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, और ये क्या होती है, ब्रेन के लिए जो है एनर्जी का सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर्स फॉर द मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या करती है, प्रिकर्सर का काम करती है, यानी बोल सकते हैं अग्रिम, बोल सकते हैं आगे करने वाला, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए प्रिकर्सर का काम करती है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फैट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इनके लिए। कार्बोहाइड्रेट एज अ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, एडिशंस एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन होती है या ग्लाइकोलिपिड होती है, ये किस में हेल्प करती है, हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन पर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन पर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है या ग्लाइकोलिपिड। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है, पार्टिसिपेट करती है। एंड सेलुलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, और सेल के ग्रोथ होने में भी हेल्प करते हैं, एडहेशन में भी हेल्प करते हैं, और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। यानी कि इसमें इतने सारे फंक्शन को यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसका ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। दिस इंक्लूड द फाइबर, सेलुलोज ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ द सम इंसेक्ट एंड द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कह सकते हैं कि जो प्लांट में सेलुलोज होती है उसमें फाइबर के फॉर्म में इंक्लूड होती है, एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में इंसेक्ट जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, उसके एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। और जो सेल वाल होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल वाल होती है उसमें फॉर्म करती है, उसमें हेल्प करती है फॉर्मेशन में, जैसे हमने ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को देखा था।
अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी। कह रहे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, सर्व करती है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के स्टोरेज फॉर्म में ये सर्व करती है। जैसे कि ग्लाइकोजन के बारे में देखा था, ग्लूकोज से ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, विच गिव द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी हमारी क्या करती है, एनर्जी का डिमांड करती है, अगर हम भूखे रह गए और एनर्जी चाहिए तो डिमांड करती है बॉडी, तो क्या होता है, ये तुरंत हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन तरह वो टूट करके हमारे बॉडी को तुरंत क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन रेगुलर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट देन प्रिवेंट द प्रोटीन बीइंग यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स। देखिए कह रहे कि अगर हम जनरली क्या होते हैं कि अगर हम रोज़ क्या करते हैं, रेगुलरली क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, प्रोटीन होता है ना, जो एनर्जी का सोर्स, उसको ये प्रिवेंट कर देता है। इसी से क्या होती है, हमारी बॉडी मतलब एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, यही क्या करता है, पूर्ति कर देता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये क्या करता है, प्रोटीन वाला जो एनर्जी का सोर्सेज होता है उसको ये प्रिवेंट करने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन विच इज़ हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। ये क्या होती है, कार्बन का सोर्स होती है, जो हमारे बॉडी में जो होती है ना, या कंपाउंड कोई भी होती है, उसके सिंथेसिस में जो कार्बन की आवश्यकता होती है, या सिंथेसिस ऑफ या मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें क्या होती है, अगर कार्बन की आवश्यकता होती है तो ये सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, इसी से हमें क्या होती है, कार्बन प्राप्त हो जाता है, और ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस और सिंथेसिस में जो होती है ना कंपाउंड की, वो हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन विद ईच अदर। जो सेल होता है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है, उसमें भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज इनेबल ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड रिमूव फॉरेन मैटर। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनेबल होते हैं, सक्षम होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, डिफेंड प्रोवाइड करते हैं, मतलब खुद क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। किसके अगेंस्ट में, तो एक तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, या जो भी फॉरेन मैटर होती है, जो भी बाहरी पदार्थें होती है, जो भी चीज़ें होती है बाहरी, उनसे क्या करता है, ये डिफेंड प्रोवाइड करती है, अपने आप को सुरक्षित प्रोवाइड करती है। आगे कह रहे हैं कि सम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि इनुलिन हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि इनुलिन, ये क्या करते हैं, हमारे अंदर जो होते हैं ना, हमारे अंदर हेल्दी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है या ग्रोथ कराती है, किस में, इंटेस्टाइन में। और ये इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, डाइजेशन, जो हम फूड खाते हैं ना, जो फूड लेते हैं, उसको डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है। अगला और अंतिम पॉइंट जो होती है, जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का, ये है कि कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द फूड। कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है ना, फूड के फ्लेवर को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। फ्लेवर तो समझते ही हैं, तो फ्लेवर के इम्प्रूव करने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। फंक्शन भी देख लिया हमने, टाइप भी देख लिया, और कार्बोहाइड्रेट क्या है ये भी देख लिया। आगे हम फिर से अगला टॉपिक देखेंगे, या तो लिपिड या प्रोटीन, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो किसी एक को फिर से अगले वीडियो में देखेंगे।